बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है मॉड्यूलेशन और उसकी आवश्यकता पर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। आज के लेक्चर में मैं आपको जो है इस संचार अभियंत्रण के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको सिग्नल्स के बारे में जानकारी दूंगा। पहली चीज है सिग्नल। सुना है? आप करते रहिए, आप कंटिन्यू करिए। सिग्नल्स होते क्या है और हमें इसकी क्या समझते हैं? एनीथिंग फ्रॉम विच एसेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड और ए पर्टिकुलर इंटेलिजेंस कैन बी ड्रॉन इज नोन एज ए सिग्नल। ऐसी कोई भी संकेत जिससे हम कुछ सार्थक सूचना ग्रहण कर सकें उसको सिग्नल कहते हैं। सिग्नल्स का जहाँ तक प्रश्न है, सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एक तो एनालॉग सिग्नल और दूसरे डिजिटल सिग्नल। जहाँ तक एनालॉग सिग्नल का प्रश्न है, अभी तक जो भी हमारी सूचनाएं प्रेषित की जाती थी या प्राप्त की जाती थी तो एनालॉग सिग्नल ही माध्यम में होते थे। आज भी अगर एनालॉग सिग्नल की हम बात करते हैं तो आइए इसको एक कर्व के द्वारा हम आपको बताते हैं, ग्राफ के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक ह्यूमन वॉइस है, उसका स्पेक्ट्रम मैंने आपको दिखाया है। एक्स एक्सिस पे मैंने आपका टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड लिया है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि एम्पलीट्यूड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इट मीन्स कि आपका जो भी एम्पलीट्यूड है वो समय के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, राइट? इसका उदाहरण देखें तो ह्यूमन वॉइस है, किसी भी प्रकार से के वाद्य यंत्रों, ध्वनि यंत्रों से निकलने वाली जो भी ध्वनियां हैं वो सब एनालॉग सिग्नल की श्रेणी में आती हैं। थर्मोमीटर का आउटपुट भी इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट थिंग इज डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को अगर हम देखें इस ग्राफ के माध्यम से तो हम ये पाएंगे कि ये स्टेपिंग की तरह होते हैं और इनमें सबसे बड़ी चीज है कि एम्पलीट्यूड इज नॉट गोइंग टू चेंज ऑन द टाइम एक्सिस। मतलब ये है एम्पलीट्यूड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, इट्स एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम। जहां तक एनालॉग सिग्नल का प्रश्न है ये कंटिन्यूअस होते हैं, स्मूथ होते हैं, और जहां पर डिजिटल सिग्नल का प्रश्न है ये आपके डिस्क्रीट होते हैं और इनका लेवल जो है वो फाइनाइट होता है। ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर है। अब डिजिटल सिग्नल के उदाहरण में अगर हम देखें तो डिजिटल सिग्नल के उदाहरण में अगर आप देखें तो आप देखेंगे इंटरनेट सिग्नल्स या कंप्यूटर सिग्नल्स, ये सारे जो है आपके टेलीफोन सिग्नल्स, ये डिजिटल सिग्नल के उदाहरण हैं। और अगर डीप में जाएं तो एनालॉग सिग्नल में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि एनालॉग सिग्नल जब भी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो एनालॉग सिग्नल का सबसे बड़ी है कि इसके नॉइज या अनवांटेड सिग्नल्स जो होते हैं उनका इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव के कारण जो है एनालॉग सिग्नल वांछित सूचना जो है वो सार्थक रूप में डेस्टिनेशन पर या गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में कम सफल होते हैं। मतलब नॉइज का कंट्रीब्यूशन जो है एनालॉग सिग्नल पर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जो है सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि डिजिटल सिग्नल्स जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं तो दे कैन बी सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद लीस्ट डिस्टॉर्शन और इंटरफेरेंस। ये डिजिटल सिग्नल की खासियत है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारे कम्युनिकेशन, ज्यादातर क्या लगभग 100% कम्युनिकेशन जो है वो डिजिटल सिग्नल को ही यूज करता है। चलिए आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सिग्नलों के साथ इन सिग्नल का प्रयोग संचार अभियंत्रण में किस प्रकार से आगे किया जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मॉड्यूलेशन और इसकी नीड्स के बारे में बताया था। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको सिग्नल्स के बारे में बताया कि सिग्नल्स दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, ठीक इसी प्रकार से मॉड्यूलेशंस भी दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। आज हम जो है आपको एनालॉग मॉड्यूलेशन के विषय में आपको बताएंगे। मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलन कहते किसको? किसी भी वेव या तरंग में तीन प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं। एक तो उसका एम्पलीट्यूड होता है, दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और तीसरी इसकी फेज या कलर होती है। जब इन तीनों में हम परिवर्तन करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली जो है अगर हम एम्पलीट्यूड में परिवर्तन कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के नाम से इसको जाना जाता है।
अगर हम फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कर रहे हैं तो इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एफएम, और यदि हम फेज मॉड्यूलेशन मतलब फेज में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसको फेज मॉड्यूलेशन कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन को संयुक्त रूप से एंगल मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। आइए और बात करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन सिस्टम है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर इसकी आप फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में बात करें तो ये 535 से 1640 किलोहर्ट्ज की रेंज में आती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, अगर आप इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में बात करें, आप एफएम ट्रांजिस्टर भी आप अगर सुनते होंगे तो आपने जरूर उसकी डैशबोर्ड पे आप देखें तो 88 to 108 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डेजिग्नेटेड है। जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच की ही होंगी। आप रेडियो मिर्ची या अन्य कोई रेडियो देखें तो आप इसके बीच की जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी को बताती है, और जब कैरियर फ्रीक्वेंसी को आप पकड़ लेते हैं तो कैरियर फ्रीक्वेंसी में निहित जो भी सूचना होती है वो आपके समक्ष आ जाती है, गीत के रूप में या अन्य ऑडियो या वीडियो के रूप में। आइए बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रयोग बहुत ही सिंपलेस्ट है और इसका प्रयोग बहुत आसानी से ट्रांजिस्टर में आप देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर का प्रयोग हालांकि बहुत कम हो गया है, लेकिन जब भी ये अस्तित्व में आए थे और तब से लेकर के आज तक कई प्रकार की तकनीकी में परिवर्तन हुए हैं, फिर भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है सबसे साधारण है, क्योंकि भेजे जाने वाली जो सूचना है और जो प्राप्त होने वाली सूचना है उसको इस प्रकार से हम मॉडिफाई करते हैं कि उसकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके एम्पलीट्यूड में परिवर्तन इस प्रकार से हो ताकि भेजी जाने वाली सूचना और प्राप्त होने वाली सूचना में कोई सार्थक डिफरेंस प्राप्त न हो। कहने का मतलब स्पष्ट है कि जो सूचना हम ट्रांसमीटर से भेज रहे हैं और जो प्राप्त हो रही है रिसीवर पे, आइए देखते हैं ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से। ये ट्रांसमीटर है, भेजे जाने वाली सूचना आ रही है सोर्स से। ट्रांसमीटर जो है अगर एनालॉग सूचना है तो उसको उसी रूप में एनकोडर के माध्यम से डिजिटल सिग्नल्स में 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसमीटर ओवर द चैनल उसको ट्रांसमिट करता है, और रिसीवर पर पहुंचने से पूर्व जो सूचना एनकोड की गई थी 0 या 1 की फॉर्म में, उसको वापस उसी फॉर्म में जिसमें वो दी जानी है उसी फॉर्म में उसको जो है परोसता है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब है वर्णक्रम। वर्णक्रम का मतलब ये होता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का अगर हम वर्णक्रम देखें तो उसमें किस प्रकार की फ्रीक्वेंसीज आपको प्राप्त हो रही हैं। आइए देखते हैं। इसका वर्णक्रम देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में कैरियर मध्य में रहता है। कैरियर के बाईं और दाईं ओर तरफ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस एफएम यानी कि मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, और लोअर साइड बैंड जो दाहिनी तरफ है उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। एक खास बात इसमें और है कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों का सेम रहता है। तो आइए देखते हैं इसको कि इसका एम्पलीट्यूड किसके तुल्य होता है। तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड है वो MAEC/2 के बराबर होता है। यदि आप ध्यान से देखें कि लोअर साइड बैंड का भी और अपर साइड बैंड का भी, जहां पर MA जो है
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन इंडेक्स या मॉड्यूलेशन फैक्टर है, ये परसेंटेज में जो है रिप्रेजेंट की जाती है। यदि 0 MA 70% है, इसका मतलब 70/100 यानी कि 0.7। इसका मतलब है कि जो सिग्नल है उसमें 70% जो है परिवर्तन किया गया है। इसकी यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये अनुपात है। AM के केस में आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए हम चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकली मैथमेटिकली आपको जो है बताते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले इसमें एप्लीकेबल हैं और उनकी कंडीशंस क्या है। लेट PT इज टोटल पावर ट्रांसमिटेड। PR total power received, MA depth of modulation in percentage, PC carrier power. So let us see, PT is equal to PC 1 plus MA square by 2। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में ये फार्मूला सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, आप ध्यान से देखें तो PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स PT बाई PC इज इक्वल टू 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। एट 100% मॉड्यूलेशन, it means when MA is 100% or is equal to 1, what happens? PT by PC is equal to 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2. Again, PC is equal to 2/3 of PT। यहां से एक बहुत खास निष्कर्ष ये निकल करके आ रहा है कि ये आपकी जो कैरियर पावर है वो 2/3 होती है टोटल पावर। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो पावर बचती है वो क्या है? टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर प्लस P साइड बैंड पावर। तो PT इज इक्वल टू PC इज 2/3 ऑफ PT। इट क्लियरली मीन्स P साइड बैंड इज इक्वल टू 1/3 ऑफ PT। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अगर आप इसको ध्यान से देखें। अब P साइड बैंड में P साइड बैंड ये टोटल है, तो साइड बैंड आपके हो गए 2, यानी कि LSB हो गया और USB हो गया। लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दोनों की पावर 1/3 PT है। इसका मतलब एक की पावर जो होगी वो 1/6 ऑफ टोटल पावर ट्रांसमिटेड है। बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी कैरियर पावर जो है 2/3 ऑफ PT, लगभग 66% जो पावर है आपकी वो कैरियर में रहती है और लगभग 34% पावर जो है वो आपकी साइड बैंड में रहती है। इसका मतलब सीधा स्पष्ट हुआ कि अभी हमने आपसे बात की थी तो आपको बताया था कि कैरियर पावर जो है, कैरियर में 66% पावर है, लेकिन कैरियर का कार्य केवल जो है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है और लाना है, लेकिन इसमें अपनी कोई सूचना नहीं होती। अपनी कोई सूचना न होने का केवल एकमात्र कारण यह है कि कैरियर इज फिक्स्ड ऑलवेज इन इट्स एम्पलीट्यूड। तो जब कैरियर जो है अपने एम्पलीट्यूड में फिक्स है, इसका मतलब ये केवल वाहक के रूप में ही कार्य करता है। तो सूचनाओं के आदान प्रदान में ही केवल कैरियर का कार्य होता है और कैरियर इज डिफाइंड एज ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव विच कैरीज ओनली द इंफॉर्मेशन। इट रिमेन्स फिक्स्ड इन इट्स एम्पलीट्यूड एंड देयरफॉर इट कंसिस्ट ऑफ नो इंफॉर्मेशन एट ऑल।
66% पावर जो है आपकी बिल्कुल वेस्ट है। क्यों? क्योंकि केवल ले जाने का काम कर रही है पावर। आप देखिए जो सूचनाएं हैं, जरा ध्यान से स्पेक्ट्रम में आपने देखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के स्पेक्ट्रम में अभी आपने देखा था कि आपके लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था। इसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों में भेजे जाने वाली सूचना का जो परिमाण है वो बराबर है। अब जरा ध्यान से देखते हैं कि कैरियर जो फ्रीक्वेंसी आपकी है वो मध्य में है और इसकी बाईं और दाईं ओर कब का लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी से एफएम यानी कि मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी की दूरी पर स्थित है। और जहां तक थ्योरेटिकल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रश्न है, ये 2FM या 2 गुणे मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर। बैंडविड्थ थ्योरेटिकल इज 2FM अगेन आपका जो PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस ma²/2, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये तो हमने आपको जो है टोटल पावर और कैरियर पावर के बीच में दिखाया फार्मूला। इसको करंट या वोल्टेज के फॉर्म में भी आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। PT इज इक्वल PC इज इक्वल टू 1 प्लस ma²/2। PT इज P बराबर V² पर R होता है, आपको पता ही है। तो VT स्क्वायर अपॉन VC स्क्वायर माइनस 1 2 बराबर MA स्क्वायर। MA इज ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आया। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन इन टर्म्स ऑफ टोटल वोल्टेज अपॉन कैरियर वोल्टेज। इसी प्रकार से ये तो आपका वोल्टेज के फॉर्म में आ गया। अब आप इसको जो है करंट की फॉर्म में भी ला सकते हैं। PT अपॉन PC इक्वल टू 1 प्लस ma²/2। PT इज I²R IT स्क्वायर R अपॉन IC स्क्वायर इंटू R बराबर 1 प्लस ma²/2। R कैंसिल, IT अपॉन IC का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू MA। ये जो आपको फार्मूले दिए जा रहे हैं, इनका आशय सिर्फ इतना ही है, न केवल आपकी सेमेस्टर परीक्षाओं के हिसाब से आप इनको याद रखें और इनको डिराइव करें, बल्कि आने वाले जो है समय में जब भी आप किसी कंपटीशन या किसी एंट्रेंस में जाएंगे आप फर्दर पढ़ने के लिए, तो आपको ये फार्मूले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये आपका जो फार्मूला है PT इक्वल टू PC 1 प्लस ma²/2, इसके 3 रूप मैंने आपको दिखाए कि ये फार्मूला पावर के पदों में, फिर करंट के पदों में और वोल्टेज के पदों में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।